नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कास्ट रिजर्वेशन के बारे में। सालों से चले आ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू रहा है ये इंडिया का। अपने अपने कंट्रोवर्शियल इशू के लिए क्या सरकार को कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन जब जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसी सवाल का आंसर करने की। सोशो इकोनॉमिकल इशू पर वैसे सच बताऊँ दोस्तों, ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डिटेल है कि जब इसकी रिसर्च करने बैठेंगे तो सालों निकल सकते हैं। कास्ट रिजर्वेशन के आने के बाद आखिर फ्यूचर क्या होगा, क्या इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। वैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात इनकम्प्लीट रह जाएगी इस वीडियो में। अगर हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे तो आज के दिन क्या लगता है आपको कास्ट के बेसिस पर कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या इन दिनों में भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है? हम लोग जो शहरों में रहते हैं उन्हें लगता है कि ये सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली बातें हैं। आप सबको लग रहा होगा कि इस जमाने में इन चीज़ों को कौन फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें हैरान हो जाएंगी आप जान के। ये मैप देखिए, ये मैप दिखाता है कि कितने परसेंटेज हाउस होल्ड अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। इन दिनों भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये रेशियो परसेंटेज 40 से 50% भी ज़्यादा है। अगर डेटा देखकर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप कुछ खुद ही सुन लीजिए। क्वीन ने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई जिसमें हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वहाँ पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ गई है। लोग नीची कास्ट और उनसे नहीं मिला करते थे और नहीं उनसे शादी करते हैं। एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। इंसान तो एक ही है ना। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, इंसान जरूर है। तो जो एससी के लोग उनसे शादी कर लूंगी आप? भाई वो बाल दिल्ली में करीब 40% से ज़्यादा नॉन दलित हिंदुओं ने माना कि उनके घरों में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। 21% नॉन दलित हिंदुओं ने उल्टा माना कि वो खुद उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं एंड बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में 60% नॉन दलित मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को बैन कर देना चाहिए। सेम सर्वे दिल्ली से करीब 43% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि रिजर्वेशन को अपोजिट करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि सीट्स को मेरिट के बेस पर किया जाना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पर। बेसिकली आर्ग्यूमेंट यह रहता है कि लोग जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि आज के दिन भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मेरिट के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए कि अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रहेगा तो क्वालिटी रहेगी। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के पीछे कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो आसपास में ही पाई जाती है, जो पहले मनुष्य थे यानी ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया हमारे समाज को बनाने के लिए। उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्णों यानी डिफरेंट जातियों को यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज बनी, जिससे उनके सर यानी सिर से बनने लोग बुद्धिमान ज्ञानी माने जाते थे और ये मानना होता था कि वो हमारी शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे। और उनकी बाजू से बने क्षत्रिय लोग जो ताकतवर, इसलिए उनको योद्धा माना जाता था। उनकी जान या थाई से बने वैश्य लोग जिनको ट्रेडर या व्यापारी माना जाता था। उनके पैर से बने शुद्ध लोग जो हमारे समाज की छोटी मोटी चीज़ें करते थे। इसी पूरे सिस्टम में एक कैटेगरी आपको नहीं दिखेगी, वो है दलित। क्योंकि वो इस क्लासिफिकेशन में मौजूद ही नहीं है इसलिए उनको अवर्णा भी कहा जाता है, यानी ऐसे लोग जिनका कोई गुण या रूप नहीं है, उनको साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती थी। अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में। दूसरी थ्योरी का मानना ये है कि आपकी कास्ट आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं तो आपको ब्राह्मण का रूप मिलेगा इस जन्म में। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं करे हैं अपने पिछले जन्म में तो आप दलित के घर में पैदा होंगे और उसकी तरह जीवन व्यतीत करेंगे। इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक लोअर कास्ट व्यक्ति को अपने अगले जन्म में अपर कास्ट में पैदा होना है तो उनको अपनी कास्ट में ही काम करना चाहिए और अच्छी तरह उस काम को निभाना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी कास्ट हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड करती है, बल्कि हमारी ऑक्यूपेशन हमारी कास्ट डिसाइड करती है। और कुछ ब्राह्मण लोग ज़्यादा ज्ञानी थे इसलिए वो हमारे समाज के टीचर बने, पर यह नहीं है कि ब्राह्मण लोग ही टीचर बन सकते हैं। दूसरे लोग भी ज्ञान पाकर एक ब्राह्मण बन सकते हैं और ब्राह्मण महिला एक क्षत्रिय या फिर वैश्य पुरुष के साथ शादी कर सकती है, पर उनके लिए एक शुद्ध या फिर दलित के साथ शादी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो फिर इस थ्योरी के हिसाब से हमारे कास्ट सिस्टम थोड़ा फ्लूइड सा था। ज्ञान ग्रहण कर कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, पर हमें पता है टाइम के साथ ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया है और कास्ट रूल्स हमें हर जगह देखने को मिलेंगे। आप क्या करते हो, जिसकी शादी करोगे, किसके साथ करोगे, किस मंदिर में जाते हो, किसके साथ खेलते हो, किसके साथ खाते हो, सब कास्ट पर निर्भर होने लगेंगे। और लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को पीछे कभी नहीं छोड़ पाए। इसी वजह से 6th सेंचुरी के करीब भी कई लोग कास्ट के बुद्धिस्ट बन गए। पहले आपने कन्वर्सेशन कहाँ पर देखा होगा, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। गौतम बुद्ध जो एक क्षत्रिय पैदा हुए थे वो खुद कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और सबसे पहले 6th सेंचुरी में कन्वर्सेशन यहीं पे देखा गया था।
जो क्षत्रिय लोग और ऐसे लोग जो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे वो बुद्ध और बुद्धिज्म बनने लगे और यहीं पर गौतम बुद्ध के द्वारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार आई इंडिया में और भेदभाव करने की प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ने लगी और ज़्यादा रिजिड हो गई इंडिया में। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने इस सिस्टम को अप्लाई करा। हेनरी वाटरफील्ड जो कि उस ज़माने में एक एम्प्लॉय थे एट द स्टैटिक्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया ऑफिस, उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा था कि क्या डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी है जब वो कास्ट सिस्टम को क्लासीफाई करने चले। तो वो इन सारी चीज़ों के सोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जेम्स फिनिप्स उस ज़माने के ब्रिटिश स्कॉलर हैं जो कि 1834 का सीनस ले रहे थे। उन्होंने पाया कि बनारस के ब्राह्मण में 107 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कास्ट मौजूद थे। 1872 में सीनस में वाटरफील्ड ने पाया कि सबसे आसान तरीका इंडियंस को क्लासिफाई करने का रहेगा 4 वर्ण सिस्टम। ये चारों वर्णों का सिस्टम बड़ा पॉपुलर है। आज के दिन भी हर कोई जानता है कि W.B. कॉर्निश जो कि रिस्पॉन्सिबल थे मद्रास प्रेसिडेंसी सीनस के लिए 1871 की हिस्टोरिकली कोई भी ऐसा पीरियड नहीं था कि हिंदूज़ को सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया जाता हो। इससे कहीं ज़्यादा डिवीज़न भी कर सकते थे, बट जो ये 4 सिस्टम और 4 वर्ण थे इन्हीं पर ब्रिटिश ने ब्राह्मण को डिवीज़न करा। ब्रिटिश ने इसे पॉपुलर बनाया जिससे ब्राह्मण को टॉपर माना जाता था। 1772 में ब्रिटिश ने ब्राह्मणों की मदद लेकर हिंदू मुस्लिम लॉ को फॉर्मुलेट करने को कहा, जिसकी वजह से उन्होंने 11 ब्राह्मणों पंडितों को हायर किया। इसी चीज़ को अक्सर ब्राह्मणिज्म कहा जाता है, ब्राह्मणिज्म वाद भी कहा जाता है, जो कि हिंदू पर फोर्स किया गया क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो वैदिक सिस्टम था उसे 4 कास्ट थे। ब्राह्मणों ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और वैदिक लॉ को वाइडली अप्लाई कर लिया। यह इतना वाइडली प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, पर हर हिंदू इसे प्रैक्टिस नहीं करता था, इसे ज़बरदस्ती फोर्स किया गया। इस तरह ब्रिटिश राज ने अपना कास्ट और लो कास्ट के बीच में डिवाइड को और बढ़ा दिया। M.N. श्रीवास्तव जो एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश ने सोशल मोबिलिटी को इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग जो अलग अलग कास्ट के बीच में मिला जुला करते थे वो भी अब मुश्किल बन गया है। अंग्रेजों के आने के बाद से पहले ये पॉसिबल हो सकता था कि कोई भी नॉन ब्राह्मण व्यक्ति पॉलिटिकल पावर गेन कर सकता था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये चीज़ें इंडिया वेसरॉय जिन्होंने डिसाइड किया कि पब्लिक सर्विस के फिल ऑफ किया जाएगा, ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम जो कि इंग्लिश में कराया जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्राह्मण्स को इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास एक प्रिविलेज्ड एक्सेस था। ये एक लैंग्वेज जो सीखने का था इंग्लिश को। इस रीजन में मद्रास में ब्राह्मण की पॉपुलेशन सिर्फ 3% थी, बट उन्होंने जो पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी वो 80% से भी ज़्यादा थी। मैसूर की जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ पर तमिल ब्राह्मण ने ऑलमोस्ट एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। सारी जॉब्स में 19वीं 20वीं सदी में कई लोग थे जो हमारी कास्ट सिस्टम के खिलाफ ठोस कदम उठा सकते थे। अब हम उन सब के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, बट ऐसे 3 लोग थे, शाहूजी महाराज, ज्योतिराव फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शाहूजी महाराज पहले से व्यक्ति थे इंडिया में जो रिजर्वेशन के खिलाफ अपना कदम उठाया। ज्योतिराव फुले जो इच्छुत कास्ट में पैदा हुई थी, वो अमेरिका में स्लेक्स के स्ट्रगल से बहुत हुई और लोअर कास्ट के अपर कम्युनिटी के लिए उन्होंने 1873 में सशक्त शोधक समाज की स्थापना करी। उन्होंने वेदास को मानने से इनकार कर दिया और यह भी नकार दिया कि ब्राह्मण लोग हिंदू रिलीजन पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। 20वीं शताब्दी में कास्ट रिजर्वेशन के खिलाफ आर्ग्यूमेबली सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। सेपरेट रिजर्वेशन बस कांग्रेस के खिलाफ ही नहीं बल्कि ब्राह्मण लोगों के खिलाफ 1930 में नागपुर में उन्होंने एक डिप्रेस कॉल्स कांग्रेस ऑर्गेनाइज करी थी और कहा था कि डिप्रेस क्लासेस के सेफ्टी के लिए उनके ब्रिटिश सरकार से बल्कि कांग्रेस से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रोमेस मैकडोनल्ड ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डिमांड स्वीकार कर ली और डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देने का निर्णय लिया, जिससे सारी माइनॉरिटी लोगों को फ़ायदा होने लगा। बट जब गांधी जी बीमार हुए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उनको गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को वादा किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट सो नहीं पर अपने जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में आज़ादी के बाद डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। पॉलिटिकल में, एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। We think that if you have a common electorate, we would be submerged, you see, and the nominees of the scheduled caste who would be elected would be really slaves of the Hindus, not independent people. इस
इसी सीज़न में 543 जो हमारी लोकसभा सीट होती थी वो बनी। 1993 से पहले रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही मिला करता था, बट 1993 के बाद एक रिपोर्ट मिली जिसके बाद 27% रिजर्वेशन ओबीसी को भी दिया गया। बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिसकी वजह से टोटल 49% सीट्स रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ गए सेंट्रल पोजीशन पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता था। लेकिन अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि कुछ एक्सटेंड कर सकती है। आज के दिन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठा के लिए बात करती है, राजस्थान गवर्नमेंट गुर्जर के लिए बात करती है और हरियाणा गवर्नमेंट जाट के लिए बात करती है। 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो रिजर्वेशन एक स्टेप और आगे चलेगी। मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी वालों को भी दे दिया। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट का टोटल शेयर जो रिजर्वेशन का है वो ऑलमोस्ट 60% तक पहुंच गया। सामान्य श्रेणी के करीब युवाओं को शिक्षा सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने लगा।